जय हिंद दोस्तों, मैं शिखर सेठ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 में इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, ऐसा आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हम लोग बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र ये हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है और उसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी दे दूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग सूक्ष्म आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर बात करें तो किसी एक परिवार की इनकम को अगर पता करना हो, कोई एक फर्म है, कोई एक कंपनी है, उसकी अगर आय और उसका व्यय क्या है इसको अगर पता करना है, ठीक है, कोई एक परिवार की का इनकम है, किसी एक व्यक्ति का इनकम अगर हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करना है, तो मतलब ऐसी चीजों को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ऐसी चीजों को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और अभी हमारा वही टॉपिक चल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक नंबर 2 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स, यानी अर्थव्यवस्था तथा उसके प्रकार। देखो बच्चा, दो शब्द है, आप लोग सबसे पहले उसको ध्यान देना। जो लोग बेसिक से देख रहे हैं वो लोग बेसिक से समझेंगे और आपको समझ में भी आएगा। एक शब्द है इकोनॉमी और एक शब्द है इकोनॉमिक्स। तो जब हम इकोनॉमिक्स बोले तो आप इसको समझिए अर्थशास्त्र, और जब हम इकोनॉमी बोले तो आप इसको समझिए अर्थव्यवस्था। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई। इकोनॉमिक्स एस जहां पर लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है वो, और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जिसे देखिए यहाँ पर उसमें से एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। आज हम लोग सबसे पहले इस चीज को जानेंगे कि इकोनॉमी होता क्या है और दुनिया भर में कितने प्रकार की इकोनॉमी है और भारत में किस प्रकार की इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की दो परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी है, आइए सबको ध्यान से देखते हैं। लिखा हुआ अर्थव्यवस्था उस आर्थिक संरचना व ढांचे को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये एक परंपरागत परिभाषा। ठीक है, परंपरागत परिभाषा क्या है फिर से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अर्थव्यवस्था वह आर्थिक संरचना है या वह आर्थिक ढांचा है जो उत्पादन, अब बहुत सारे बच्चों को उत्पादन अगर नहीं पता है तो उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन होता है, चीजों को जब बनाया जाता है, यानी कि मान लीजिए मेरा हाथ में ये मार्कर है, तो मार्कर जहां पे बना होगा उसको बोला जाता है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है, जिस फैक्ट्री में बना होगा उसको बोलते हैं उत्पादन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन। कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था उस आर्थिक संरचना या ढांचे को कहते हैं जो उत्पादन के, प्रोडक्शन के साधनों का प्रयोग करके, अब उत्पादन के लिए मतलब इस मार्कर को बनाने में क्या क्या लगा होगा, मशीन लगा होगा, प्लास्टिक लगा होगा, ठीक है, अलग अलग चीजें, तो वो उत्पादन के क्या कहना है, साधन। उन साधनों का प्रयोग करके मानवीय अवस्था, अब हम मानव है तो मानव की आवश्यकता है ना, मेरी आवश्यकता है, तो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है। क्लियर इस बात का, ये परंपरागत परिभाषा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखिए, ये परंपरागत, अब एक आधुनिक परिभाषा भी यहाँ पर है। आधुनिक परिभाषा देख लेते हैं, इसको समझते हैं। अर्थव्यवस्था का कार्य क्या है, उत्पादन, उपभोग। उत्पादन हमने आपको ऊपर बता दिया, उपभोग का मतलब होता है कंजम्पशन। जब ये मार्कर बना तो आज हम इसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उपयोग को ही क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। ठीक, विनिमय, लेन देन, अब इस मार्कर को हम लिए होंगे तो कुछ पैसा दिए होंगे ना मार्केट में, तो उसको विनिमय कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, और वितरण, वितरण का मतलब बांटना, यानी कि इसके मालिक ने इसको बना लिया होगा तो उसने थोक विक्रेताओं को बांट दिया होगा, थोक ने फुटकर को बांटा, फुटकर वाले को बांटा। बांटने का केवल ये मतलब फ्री में बांटना, बांटने का मतलब है फैलाना और आर्थिक क्रिया करना। तो लिखा अर्थव्यवस्था का कार्य उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को, इत्यादि की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को इस ढंग से संगठित करना है, इन सभी चीज को इस प्रकार से संगठित करना, एक करना है कि उसके फलस्वरूप समाज के जितने भी वर्ग हैं, समाज के विभिन्न विभिन्न वर्ग, विभिन्न वर्ग मतलब कोई मजदूर है तो वहाँ फैक्ट्री में काम करेगा, कोई इंजीनियर है तो बनाएगा किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे कोई केमिकल इंजीनियर है तो केमिकल वाली चीजें, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा। ठीक है, अलग अलग वर्ग है ना, कोई गाड़ी चला रहा है तो उस वहां से माल को लेकर इसके पेटी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, समझ रहे हैं। कोई अकाउंटेंट है तो इसका पूरा हिसाब भी देखेगा। तो विभिन्न वर्गों को अपनी अपनी जीविका के साधन उपलब्ध हो सके। जीविका मतलब होता है अर्थोपार्जन, यानी अर्थ का उपार्जन करना, यानी धन कमाना, सीधा सीधा समझिए। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था बच्चा एक धुरी है, अर्थव्यवस्था एक धुरी जिसके चारों ओर क्या होता है, आर्थिक क्रिया होती है। कैसे आर्थिक क्रिया होती है आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई वस्तु है, सबसे पहले
क्या होगा, उसका उत्पादन होगा। जब वो मार्केट उत्पादन हो गया तो वो क्या होगा उसका विनिमय होगा, और विनिमय के बाद जो जाएगा थोक के पास तो आएगा जनता के पास, तो उसका क्या होगा, वितरण होगा। वितरण होने के बाद सभी वर्गों को क्या होगा, लाभ होगा। जो अभी अभी मैंने वर्ग बताया वो लाभ फिर अलग अलग उत्पादन में लग जाएगा। ठीक है, मतलब हम अगर इसका उत्पादन कर रहे हैं तो अपना पैसा इसके उत्पादन में लगाएंगे, लेकिन कोई अगर चाय बेचने वाला व्यक्ति, कोई पान बेचने वाला व्यक्ति है, कोई समोसा तल के बेचने वाला, तो वो अपना पैसा कहाँ लगाएगा, अपने उत्पादन में लगाएगा। यानी कि उत्पादन हर जगह हो रहा है, यानी अर्थव्यवस्था हर जगह विद्यमान है, आपके घर में भी, और जहाँ कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ने जाते हो, हर जगह अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का कार्य ही है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, ये सभी जो आर्थिक क्रिया है, इसको याद रखिए, ये सभी क्या है, आर्थिक क्रिया। इसको इस ढंग से संगठित करना है कि हर वर्ग को क्या मिल सके, अपनी अपनी जीविका के साधन उपलब्ध हो सके, यानी अपने जीवन जीने के लिए जो जो नीड्स है वो नीड्स उनकी पूरी हो सके। इसी को बोला जाता है अर्थव्यवस्था। साधारण सी बात है, यदि आपसे कोई पूछेगा अर्थव्यवस्था क्या है, तो बोलना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। और अर्थव्यवस्था क्या करती है, अच्छा, अर्थव्यवस्था हमको सिखाती है कि किस प्रकार से सभी चीजों को मैनेज करके हर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। बात अर्थव्यवस्था की, जैसे अगर हम लोग बोले अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो मान हम लोग बोलते क्या, अर्थशास्त्र के वर्तमान में जनक कौन है, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने सबसे पहली बार ये बताया होगा कि कैसे इन सभी चीजों को संगठित करके आप एक अच्छी अर्थव्यवस्था का निर्माण करके एक अच्छा समाज का संरचना कर सकते हो, जहां सब लोग को अपने जीविका प्राप्त करने का साधन मिलेगा। क्लियर है, इतना बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के टाइप्स, यानी कि प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में जो नंबर 1 पर है उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे नंबर पर आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो लोग ध्यान दीजिएगा। और तीसरे नंबर पर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित वादी अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत है आप लोगों को तो कमेंट करिए, है ना। चलिए, क्या लिखा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिज्म इकोनॉमी, समाजवादी सोशलिज्म इकोनॉमी, मिश्रित मिक्सचर इकोनॉमी, 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे यूएसए, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लेकर चलता है, जबकि समाजवादी लेकर चलता कौन, रशिया जैसा। ठीक है, अब ये तीनों होते क्या हैं, आइए हम लोग इसको अभी तुरंत समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। चलिए शुरुआत, आइए अब देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। देखिए, पहला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है निजी स्वामित्व, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से जो स्वामित्व होता है, यानी कि जो मालिकाना होता है वो निजी होता है, यानी प्राइवेट होता है, उस व्यापार के मालिक का स्वयं होता है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस है, व्यापार है, तो वो उत्तराधिकारी को अपने सौंप सकता है। क्यों, क्योंकि सरकारी कोई ऐसा तो नौकरी है नहीं कि अब सरकारी नौकरी में ऐसा होता है कि आपको निकालना पड़ता है, आपके पिताजी की नौकरी अब आपको नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। ये प्राइवेट है, ये पूंजीवादी अवस्था, ये कैपिटलिज्म मार्केट है। कैपिटलिज्म मार्केट में होता क्या है, निजी स्वामित्व होता है। स्वामी व्यापार का अगर मृत्यु प्राप्त करता है तो वो जिसको भी उत्तराधिकारी बनाकर जाएगा वो उसको चीजें बिना कोई टेंशन के, बिना कोई सरकारी हस्तक्षेप, माफ कीजिएगा, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप की क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर निजी स्वामित्व होता है। दूसरा जो इसकी विशेषता है या दूसरी परिभाषा के अंतर्गत आप बना के लिखोगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, अर्थात यहाँ पर मनुष्य को, यहाँ पर बिजनेसमैन को, यहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है आर्थिक रूप से। कैसे, यानी बिजनेस को चयन करने की, कार्य को चयन करने की, वस्तुओं का उपभोग करने के लिए, ठीक है, वस्तुओं का वितरण करने के लिए आप पूरी तरीके से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो अर्थव्यवस्था बच्चा उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि को संगठित करना होता है। तो बच्चा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिलती है, जहां पर आप बिजनेस चूज कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, कितना बड़े स्केल पर करना चाहते हो, लार्ज स्केल पर करना चाहते हो कि छोटे स्केल पर करना चाहते हो, ये सब। तीसरा, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी राज्य किसी भी प्रकार से आपके किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। पूरी तरीके से बातें जो होती है वो निजी होती है, स्वयं की होती है।
ठीक है, राज्य मतलब देश आपका किसी प्रकार से बस मानदंड जो दिए गए उसके मुताबिक काम कीजिए, देश आपका कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। उसके बाद प्रतियोगिता, प्रतियोगिता चरम सीमा पे होता है, क्योंकि देखो निजी स्वामित्व है ना, सरकार को कोई हस्तक्षेप तो है नहीं कि इसी सरकारी गल्ले की दुकान पर आपको क्या मिलेगा, राशन मिलेगा, कि बगल वाला राशन दे नहीं सकता, ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट आप लोग अपनी जगह पे देखते होंगे कि एक गुलप्पा की दुकान, फिर 10 मिनट पे एक गुलप्पे की दुकान, फिर वहां पर क्या है, वहां पर कंपटीशन है। तो क्या वो गुलप्पे की दुकान सरकारी है? नहीं, वो प्राइवेट है। वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक क्या है, चिन्ह है। कोई पान का दुकान है, एक ही मोहल्ले में 10 पान की दुकान है, अब खतरनाक सबके यहाँ लगी हुई है, वो गला काट प्रतियोगिता वहां पर चल रही है, चाय की दुकान है, पकौड़े की दुकान है, समोसा की दुकान है, सब प्राइवेट है बच्चा। और ये सब उदाहरण है हमारे यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। क्या भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? ऐसा नहीं है, भारत निश्चित में जहाँ दोनों आते हैं, तो यहाँ पर दोनों है, ठीक है। तो प्रतियोगिता चरम सीमा पे अपने होती है, ध्यान रखिएगा, गला काट प्रतियोगिता होती है। उसके बाद देखा कीमत संयंत्र, तो बच्चा वस्तुओं की कीमत को तय करना किसके हाथ में होता है? निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। किसके हाथ में? निजी व्यक्ति के हाथ में। कीमत संयंत्र यानी कीमत को तय करने का पूरा मापदंड निजी व्यक्ति के हाथ में। कैसे तय करेगा? जितना हमारे यहाँ पर मांग है उतना ही पूर्ति हो जाए, ऐसा कोई कीमत रख दे। ये नहीं कि अब उसका मन किया तो वाटर बॉटल जो आप लोग का 20 रुपए का बिस्लेरी टाइप का आता है, कोई भी एक्वा पिलाने जो भी है, वो 20 रुपए की जगह 50 रुपए अचानक से सुबह आप उठे और हो गया, ऐसा नहीं है। सबको पता है कि जितना मांग होगा उतना पूर्ति करना है। अगर हम अपने आप कीमत को बढ़ा देंगे तो मांग का नियम बच्चा कहता है, आगे हम भी आपको पढ़ाएंगे कि मांग का नियम कहता है कि जो कीमत होती है अगर वो कम होती है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है, कीमत बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। तो कोई मूर्ख तो है नहीं, है ना, अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो अचानक मांग बढ़ा देगा। तो याद रखिए बच्चा, कीमत संयंत्र कीमत को तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? निजी स्वामी की होती है, मालिक की होती है, बाजार मांग पूर्ति के हिसाब से। अब ऐसे कोई देश का उदाहरण, तो जैसे अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सिंगापुर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जर्मनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये इसके। आइए दूसरा अपना टॉपिक पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं हो गया, है स्लो कर लेना, ठीक है। बाकी सभी वीडियो में तेज करो तो इसमें स्लो कर लेना। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? सोशलिज्म अर्थव्यवस्था क्या होती है? यहाँ पहला मैंने लिखा सामाजिक स्वामित्व होता है, यानी जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, जितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, उस पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, क्योंकि समाज क्या है ना, समाज के लिए किया जा रहा है। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट छूट गया था, सॉरी। यहाँ पर बिजनेस करना का सबसे परम उद्देश्य है लाभ कमाना, और यहाँ पर बिजनेस करने का सबसे परम उद्देश्य है समाज में कल्याण, समाज का कल्याण। ये याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे, सामाजिक स्वामित्व होता है, यानी समाज केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था भी इसको कहते हैं। देखो, इसका एक नाम है बाजार अर्थव्यवस्था और इसका एक नाम है केंद्रीय रूप से नियोजित, जिसको केंद्र सरकार, हमारे यहाँ की सरकार नियोजित करे। तो सामाजिक स्वामित्व इसमें होता है, समाज पर पूरे तरीके से सरकार का नियंत्रण होता है। सामाजिक स्वामित्व का मतलब ये है, निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति होती है। आप क्या प्रोडक्ट करोगे, कैसे यूज करोगे, कितना उत्पादन करोगे, आपके देश में किसी वस्तु का उपभोग व्यक्ति कैसे करेगा, ये सब सरकारें तय करती है। यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है, एब्सेंट होता है आर्थिक स्वतंत्रता, है ना। इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी नहीं होती है, यहाँ पर उसकी अनुपस्थिति होती है। सरकार जो कहेगी वही उत्पादन होगा, सरकार जो कहेगी उत्पादन होगा। अभी देखो, हाल ही में एक देश है, उसका नाम है तुम्हारा अफगानिस्तान। अब वहां पे तालिबान की सरकार है। अब वहां पे उन लोगों ने नया नियम ला दिया। एक तो बेकार है ऐसे देश में रहना, कि महिलाओं के लिए तो सबसे बेकार वहां पर हो गया। वहां पता है अब क्या हो गया कि महिलाओं की जो ये जो गर्दन है, अगर ये भी दिख गए तो उनको सजा मिलेगी। और सजा कैसे मिलेगी? सड़क बैठा के कोड़ा मारा जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक देश है और एक अपना देश है, देख लीजिए। फिर भी यहाँ बहुत सारे लोगों को घुटन होती है। तो भैया ध्यान से रहिए, सही से रहिए और कोशिश कीजिए कि इस देश की तरक्की में हम लोग काम करते रहें, क्योंकि बाहर ऐसा माहौल है ना कि आप सच में अगर भारत के हो तो भैया बंद कमरे में खुशी से भी मनाओ, लेकिन मनाओ तुम भारत में हो। और मनाते ही लोग होंगे, लोग भले बाहर जितना भी अनबन बोल रहे हैं कि भारत में खराबी है, ये वो है, लेकिन सबको पता है कि भारत कैसा देश है। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति होती है, ये पढ़ लिया। कीमत संयंत्र की गौण भूमिका, कीमत संयंत्र की यानी कीमत आप तय नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पर निजी व्यक्ति करता था, यहाँ पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कीमत संयंत्र? क्यों? क्योंकि सरकार तय करेगा कि किसी वस्तु की कीमत कितना होगा, ठीक है। गेहूं आपको मिल रहा है ना इस समय, गेहूं दो रुपया मिलता था, 4-3 रुपया मिलता था, सरकार ने इसमें पूरा मुफ्त किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी दुकान है। तो इसी तरह जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूर्ण रूप से सरकार का हस्तक्षेप होता है, नियंत्रण होता है। तो कीमत का काम भी कौन करता है? कीमत निर्धारण करने का वस्तु का सरकार। तो कीमत संयंत्र क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। गौण भूमिका, गौण मतलब कुछ भूमिका नहीं, नथिंग। अगला है प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। अब तुम बताओ, सरकार अगर इस दाम को तय कर दी
तो तुम भाई कभी चौरा वाले जो है तुम्हारा क्या कहते हैं गेहूं इत्यादि का जो राशन का दुकान वहां से लो, चाहे तुम गदौलिया वाले से लो, चाहे तुम लौराबी वाले से लो, चाहे तुम चेरमूर वाले से लो, चाहे तुम छोटी बेरी वाले से लो, चाहे बड़ी बेरी वाले से लो, आपको मिलेगा तो सभी जगह पे फ्री इस समय, क्योंकि वो कौन किया है, सरकार किया है। अच्छा, जब पैसा दे के लेते थे तब भी 2 रुपए का कभी चौरा पे मिलता था, बड़ी बेरी पे 2 रुपए का गेहूं मिलता था। क्यों? क्योंकि सरकार किया, यानी प्रतियोगिता नहीं थी। वहां के राशन वालों में ऐसा नहीं कि हम 2 रुपए बेचेंगे तो अगर हम 1.5 रुपया बेचेंगे, हमारे पास ज्यादा कस्टमर नहीं, जितने मोहल्ले के कार्ड धारक हैं उनको मिलेगा। ठीक इसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, प्रतियोगिता का बिल्कुल भी उपस्थिति नहीं होता, प्रतियोगिता अनुपस्थित होती है, और इसमें गला काट प्रतियोगिता। अच्छा, ऐसे कोई देश बताइए तो ये है रूस है और चीन है। एक बात और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कोई देश समाजवादी रहे नहीं। तो आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही बात है, कोई भी देश इस समय समाजवादी नहीं रह गया, लगभग वो मिश्रितवादी हो गया है। रशिया और चाइना भी लगभग मिश्र, भाई मतलब क्या समाजवादी का, पूरे तरीके से आपका नियंत्रण होगा बाजार की इकोनॉमी पे। लेकिन आज कहीं ऐसा हो गया है, आपको पता चलता है कि क्या क्या रशिया भारत से व्यापार नहीं करता होगा, तो आयात निर्यात वहां के बिजनेसमैन तय नहीं करते होंगे? क्या चाइना नहीं करता होगा? चाइना भी तो भारत से अच्छा खासा व्यापार करता है, बिल्कुल व्यापार करता है। और रशिया और चाइना, अब आप कहेंगे सर अपने देश में तो कीमत को नियंत्रण किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कीमत नियंत्रण करके वो रह नहीं सकते। हाँ, वो अपने हिसाब से बिजनेसमैन को चला सकते हैं कि हमारे सरकार के हिसाब से चलिए। जैसे यहाँ पर कुछ तथाकथित बिजनेसमैन है जिनको हमारे देश की सरकारें चलाती है, या हमारे वो बिजनेसमैन हमारे देश की सरकार को चलाते हैं, ठीक है, वैसे आप कर सकते हो, लेकिन पूर्णतः आप समाजवादी नहीं रह सकते, फायदा ही नहीं होगा, इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं करेगी। इसीलिए चाइना भी समझ गया था 1991 तक, भारत भी समझ गया था, दोनों ने अपना अपना इकोनॉमिक पॉलिसी ला दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था आ गया अपना प्यारा भारत, और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला भारत। इसमें क्या होता है, निजी और सार्वजनिक संपत्ति दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, बोल सकते हैं निजी यानी कि प्राइवेट एंड सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट, दोनों प्रकार की संपत्ति यहाँ पर होती है। जैसे आप देख लीजिए कबीर चौरा यहाँ पर जो अस्पताल है वो सरकारी है, बीएचयू अस्पताल सरकारी है, परंतु यहाँ पर प्राइवेट भी न जाने कितने हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल से नाम नहीं ले सकते, लेकिन प्राइवेट आप देखिए, सरकारी नाम ले सकते, प्राइवेट नाम नहीं ले सकते, है ना, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। तो ये भाई अस्पताल, चाहे स्कूल्स देख लो, स्कूल सरकारी हमारे यहाँ पर कितने ढेर सारे हैं, परंतु प्राइवेट भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, है ना। तो निजी और सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व होगा, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिलेगी। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ पर सरकारी भी है और निजी भी है तो कैसे आर्थिक रूप से मिली, यहाँ सरकारी में तो नहीं मिल रही थी, बात सही है आपकी, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जैसे कि निजी वाले, इन लोगों को कुछ आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है ना, तो इसको लिए आप बोल सकते हो। तीसरा, कीमत प्रणाली, यहाँ पर कीमत तय किया जाता है दोनों के द्वारा मिलाकर, दोनों मिलकर तय करते हैं कि बाजार में किसी वस्तु का दाम किस प्रकार से होगा। प्राइवेट वाले बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते, दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। क्यों? आप लोगों ने नहीं देखा कि उधर भी 2 साल 3 साल पहले बहुत तेजी से स्कूल के फीसेस बढ़ रहे थे कोरोना के बाद के टाइम, है ना, तो फिर सरकार ने एक नियम निकाला कि भैया इतने से ज्यादा फीस आप नहीं ले सकते, कितना भी आप अच्छा सुविधा दे दें, लेकिन एक आपको मापदंड तय करना पड़ेगा। तो प्राइवेट स्कूल्स ने उस बात को माना, उन्होंने कहा चलिए ठीक है, और गवर्नमेंट ने उसको तय किया कि वो एकदम भी कम ना हो जाए ताकि प्राइवेट वालों को लॉस होने लगे। तो भैया दोनों मिलकर कीमत प्रणाली को बनाते हैं, और उसके बाद प्रतियोगिता तो होती है परंतु सीमित प्रतियोगिता होती है, गला काट प्रतियोगिता नहीं चलती इसकी तरह, यहाँ सीमित प्रतियोगिता होती है। क्यों? क्योंकि निजी भी है, सार्वजनिक भी है, दोनों प्रकार की कंपनियां, दोनों प्रकार का फैक्ट्री, दोनों प्रकार का कार्य है, तो यहाँ पर प्रतियोगिता तो है परंतु सीमित है, ठीक है, लिमिटेड प्रतियोगिता है। भारत, फ्रांस इसके कुछ उदाहरण है जहां पर मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब मैं आशा करता हूं कि आपने इन तीनों चीजों को पढ़ा होगा, समझा होगा। आप इसका पॉइंट लिख लीजिए, देखो नोट्स बनाओ तो ऐसे बनाओ कि आज ऐसे पढ़ो और कल जब रिवीजन करो तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा निजी स्वामित्व का मतलब ये, तब तो याद होगा। पूरा लिख लिए चिट्ठा, कुछ याद है ही। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह नोट्स बनाओ, फिर देखो कितना जल्दी से आपको माइंड में क्लिक करेगा अगर ढंग से पढ़े हो। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भेजो जो लोग क्लास 12th में के इकोनॉमी में, अच्छा बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं सीबीएसई में पढ़ते हैं परंतु समझने के लिए उनको हिंदी चाहता है, उनको भी भेजो, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमी का भी पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो भर भर के कमेंट करोगे तब आएगा, तो इसको देखो और अगर आपको समझ में आया होगा तो अप्रिशिएट करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।